जीवन में जब भी हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ते हैं और उसका हल कहीं से निकलते दिखाई नहीं देता, तो उसका समाधान हमें एक ही जगह मिलता है, वह है कुंडली या ज्योतिष विज्ञान। क्योंकि ज्योतिष विज्ञान ही इस पूरे ब्रह्मांड में एक अकेला ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जान सकते हो। आप अपना या किसी और का जीवन कुंडली के आधार पर देखना शुरू किया तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ग्रह और नक्षत्रों का हमारे जीवन में कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति चेंज होती है, दशाएं और महादशाएं चेंज होती हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। इससे आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि एक रोड पर चलने वाला व्यक्ति कैसे अचानक करोड़पति बन जाता है, हॉलीवुड या बॉलीवुड का स्टार बन जाता है, और कैसे एक करोड़पति कुछ ही दिनों में कंगाल हो जाता है। और अगर आप भी कुंडली देखना सीखकर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को जानना चाहते हो, उन समस्याओं का समाधान खुद ही निकालना चाहते हो, तो इस वीडियो की एक लाइन भी मिस मत करना। क्योंकि कुंडली देखना सीखना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है और इसे एक वीडियो में सिखाने के लिए मैंने बहुत सोच समझकर एक एक लाइन बोली है और इसको बनाने में भी काफी टाइम लगाया है, ताकि मैं आपको दुनिया भर की बातों के बजाय ऐसा रामबाण तरीका बता दूं जिससे आप ज्योतिष विज्ञान के बादशाह बन जाओ। इस वीडियो में मैंने कुंडली देखने के तरीके के रूट पॉइंट को बताया, यानी ज्योतिष विज्ञान सीखने की जड़ है ये। अगर आपको कुंडली की ABCD भी नहीं आती होगी, तब भी ये मेरा दावा है कि सिर्फ एक ही वीडियो में 101% आप कुंडली देखना सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी का जो मेन पिलर है या मुख्य आधार स्तंभ है, वो है पहला ग्रह, और आप सभी जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं। और दूसरा है राशि, टोटल 12 राशियां होती हैं। और तीसरा है नक्षत्र, नक्षत्रों की संख्या 27 होती है। और चौथा है भाव, जैसे 12 राशियां होती हैं ठीक वैसे ही 12 भाव भी होते हैं। आप अपने जीवन में जो भी जानना चाहते हो वो इन भावों से ही देखते हैं। 12 भाव होते हैं और हर भाव का अलग अलग फल होता है। आप जीवन के जिस क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हो उस क्षेत्र से ही संबंधित भाव को देखा जाता है। जैसे मान लो आप विवाह के बारे में जानना चाहते हो तो 7वां भाव को देखते हैं, धन के बारे में जानना चाहते हो तो 2रा भाव, और जॉब के बारे में जानना चाहते हो तो 10वें भाव को देखते हैं। इन्हीं 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 12 भावों को आपने समझ लिया तो समझो कि आपने कुंडली देखना सीख लिया। इस वीडियो में हम इन्हीं चारों चीजों को बारी बारी से समझेंगे और जैसे जैसे इन चीजों को समझते जाओगे आपके लिए कुंडली देखना बच्चों का खेल हो जाएगा। फिर आप अपनी तो क्या किसी भी की कुंडली को रीड कर सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रह से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 9 ग्रह होते हैं। पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा बुध, 5वां गुरु, 6वां शुक्र, 7वां शनि, 8वां राहु और 9वां केतु। ग्रह एस्ट्रोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि ग्रह ही हमें सभी रिजल्ट को देने वाले होते हैं। यह जिस भावों में बैठते हैं, जिन भावों को देखते हैं और जिन भावों के स्वामी होते हैं उन सभी के फलों को देने वाले होते हैं। भाव क्या होते हैं, उनका फल क्या क्या होता है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। पहले आप ग्रह को समझ लो। ग्रह आपको वही फल देते हैं जो उनका कारकत्व है, उनका गुण है, जो उनकी विशेषता है। जैसे मान लो बुध देव प्रथम भाव में बैठते हैं। प्रथम भाव लग्न भाव है। प्रथम भाव आपका शरीर है, आप हो। इससे आपके कैरेक्टर को देखते हैं, आपके नेचर को देखते हैं। और जब बुध देव यहाँ बैठेंगे तो बुध देव क्या देंगे, वो वही देंगे जो उनका कारकत्व है, विशेषता है। और बुध देव किस चीज के लिए जाने जाते हैं? बुध देव दिमाग, बुद्धि और इंटेलिजेंस के लिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की यह कुंडली है वह बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा क्योंकि वह लग्न में बैठा है। या मान लो गुरुदेव दूसरे भाव में बैठते हैं। दूसरा भाव धन का है और गुरु से हम धन को भी देखते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। इसी प्रकार चंद्रमा मन का कारक है, आपके सुख का कारक है। तो सबसे पहले हम इन 9 ग्रहों के कारकत्व को समझ लेते हैं कि कौन सा ग्रह हमें क्या क्या देते हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनका गुण क्या है। इनके कारकत्व को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जाने बिना दुनिया का कोई भी इंसान कुंडली देखना नहीं सीख सकता। इन 9 ग्रहों के कारकत्व को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसके बिना कुंडली को समझना असंभव है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव से व्यक्ति के सम्मान को देखते हैं, व्यक्ति की ख्याति को देखते हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति का जन्म दिन में 12 बजे के आसपास होता है उसके फेमस होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि दिन के 12 बजे सूर्य को बहुत प्रबल माना जाता है। सूर्यदेव आपकी आत्मा है, आपका तेज है। सूर्यदेव आपके पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य आपकी अथॉरिटी, आपका अधिकार है। सूर्य किसी चीज में आपकी पकड़ को दिखाता है। सूर्य से लीडरशिप क्षमता देखते हैं। सूर्य सरकारी नौकरी, सरकारी विभाग को दिखाता है। नौकरी मिलेगी या नहीं, इसको देखने के लिए कुंडली में सूर्य की स्थिति को ही देखा जाता है कि सूर्य कहाँ बैठा है और कितना बली है।
सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है तो यह आपके पिता के खराब स्वास्थ्य, आपके सम्मान में कमी और आपके कमजोर नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रह चंद्रमा की। चंद्रमा से आपके मन को देखते हैं। आपका मन काम में नहीं लगता, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बार बार काम बदलते हैं। यह सब आपके कमजोर चंद्रमा की निशानी होती है। जैसे सूर्यदेव आत्मा के कारक होते हैं, वैसे ही चंद्रदेव आपके मन का कारक होता है। चंद्रदेव आपके माता को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके माता का स्वास्थ्य, उससे आपके संबंध को चंद्रमा से ही देखा जाता है। चंद्रमा से सुख और मानसिक संतुष्टि को देखा जाता है। गाड़ी, बंगला, प्रॉफिट आदि होना आपके अमीर होने को दिखाता है, जिसे शुक्र से देखते हैं। लेकिन उसके होने का आप सुख उठा पा रहे हैं कि नहीं, और जितना है उससे संतुष्ट हैं कि नहीं, ये सब हम चंद्रमा से देखते हैं। फिर हम चंद्रमा से आपकी चिंता, डिप्रेशन और नर्वसनेस को देखते हैं। चंद्रमा से लिक्विड से संबंधित जॉब या व्यवसाय को भी देखा जाता है, जैसे दूध, डेयरी का बिजनेस, ऑयल, पानी से संबंधित व्यवसाय को चंद्रमा से ही देखा जाता है। और अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल बहुत पावरफुल ग्रह है और इससे पावर को ही देखते हैं। इसे पॉजिटिव वे में देखेंगे तो यह व्यक्ति में जोश, उत्साह, उमंग, शौर्य और बहादुरी को रिप्रेजेंट करता है। और इसे जब निगेटिव वे में देखेंगे या जब आपका मंगल कमजोर होता है या गलत जगह बैठा होता है तो आप में गुस्सा, चिड़चिड़ेपन को दिखाता है, संयम में कमी को दिखाता है। मंगल से रिश्तों में तनाव और अलगाव को देखते हैं। यह नौकरी में पुलिस विभाग, सेना, डॉक्टर, एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण, आपके पास कितनी जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी होगी, ये सब मंगल से ही देखा जाता है। और अगर आपका मंगल कमजोर है तो उसे मजबूत करने के लिए हनुमान जी की पूजा और सुंदरकांड का पाठ सबसे अच्छा उपाय है। अब बात करते हैं बुध देव की। बुध देव का सीधा सीधा मतलब होता है आपके दिमाग, आपकी बुद्धि और इंटेलिजेंस से। जिसका बुद्ध स्ट्रांग है उसका बुद्धिमान होना तय है। बुद्ध से बोलने की कला, जिसे वाक्पटुता कहते हैं, उसे देखते हैं। बुद्ध व्यापार और व्यवसाय को रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध चंचलता को दिखाता है तो बुद्ध नपुंसकता को भी दिखाता है। बुद्ध आप में मैनिपुलेशन की क्षमता को दिखाता है। जिसका बुद्ध स्ट्रांग होता है उसमें लोगों को कन्विंस करने या अपने बातों के लिए राजी करने की जबरदस्त क्षमता होती है। अब बात करते हैं पांचवें ग्रह गुरु की। 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह और सौम्य ग्रह अगर कोई होता है तो वह गुरु है। गुरु से ज्ञान को देखते हैं, गुरुदेव से धन को देखते हैं। गुरु उच्च शिक्षा को दिखाता है। आपके लाइफ पार्टनर यानी आपके विवाह से संबंधित लगभग सभी चीजों को गुरु से ही देखते हैं। जैसे गुरु से संतान को देखते हैं, गुरु से पति को देखते हैं। गुरु आपके अच्छे वैवाहिक संबंध को दिखाता है। पुत्री को शनि से तो गुरु से पुत्र को देखते हैं। आपकी कुंडली में सिर्फ एक ग्रह गुरु अगर मजबूत और अच्छी जगह यानी अच्छे भाव में बैठा है तो आपके जीवन की सारी परेशानियां सिर्फ एक अकेला यही ग्रह दूर कर सकता है। या ये कहिए कि आपको कभी जीवन में परेशानी होती ही नहीं। और अगर वही जब यह ग्रह कमजोर होता है तो जो आपको मैंने फल यहाँ बताया उसमें सब में कमी देखी जाती है। अब बात करते हैं शुक्र देव की। गुरु के बाद दानव ग्रह होते हुए भी सर्वाधिक सौम्य ग्रह शुक्र ही होता है। शुक्र का सीधा सीधा संबंध सुंदरता और खूबसूरती से है। शुक्र अगर बलि होकर लग्न में बैठा है तो व्यक्ति दिखने में आकर्षक होता है। शुक्र से गाड़ी और अच्छा घर देखते हैं। शुक्र ऐशो आराम की सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे अच्छा फर्नीचर, ज्वेलरी, अच्छे कपड़े आदि। शुक्र से पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के बीच के प्रेम के संबंध को देखते हैं। जैसे गुरु से विवाह देखते हैं वैसे शुक्र से लव अफेयर या प्रेम को देखते हैं। शुक्र से आपके सेक्सुअल पावर और आपके अवैध संबंध दोनों को देखते हैं। आप जीवन में कितने स्टाइलिश रहेंगे या कितने लेविश लाइफ जिएंगे, ये सब शुक्र से ही देखते हैं। ओवरऑल अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आपके जीवन में पैसे और प्यार की कोई कमी नहीं होती। अब 7वें ग्रह शनि देव जी की बात करते हैं। शनि देव 9 ग्रहों में सबसे स्लो प्लेनेट है। यह एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और जैसा इनका स्पीड है वैसा ही इनका नेचर। ये किसी भी काम के स्पीड को बिल्कुल कम कर देते हैं। शनि जी विलंब कराते हैं। जहाँ बैठते हैं या देखते हैं उस भाव से संबंधित फलों को मिलने में बहुत देरी करा देते हैं और कभी कभी तो इतनी देरी करा देते हैं कि उस फल के मिलने का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। शनि बाधक ग्रह है। ये विवाह होने में, संतान होने में, नौकरी मिलने में बाधा पहुंचाते हैं। शनि अपने फल देने में ही विलंब नहीं करते बल्कि शनि जिस ग्रह को देखते हैं उस ग्रह से संबंधित फल को भी मिलने में विलंब करा देते हैं। अब बात करते हैं राहु की। राहु 9 ग्रहों में सबसे क्रूर ग्रह और पापी ग्रह है। राहु सभी चीजों के बारे में आपके दिमाग में भ्रम पैदा करता है। राहु गलत फहमी है। राहु जहाँ बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उस ग्रह के कारकत्व के बारे में आपके दिमाग में भ्रम पैदा करता है।
जैसे बुद्ध के साथ बैठेगा तो आपको लगेगा कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। गुरु के साथ बैठेगा तो आपको लगेगा कि आप सब जानते हैं, लेकिन असलियत ये होता है कि आप कुछ नहीं जानते। अब बात करते हैं 9वें ग्रह केतु की। केतु मोक्ष दिलाता है और यह मोक्ष आपको दुनिया की चीजों के प्रति इंटरेस्ट को खत्म करके दिलाता है। केतु अलगाव है, केतु सेपरेशन है। केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित फलों में आपके इंटरेस्ट को खत्म कर देता है। जैसे सप्तम भाव विवाह और मेरी लाइफ का है और वहाँ केतु बैठा है तो वह आपके वैवाहिक संबंध और लाइफ पार्टनर में आपके इंटरेस्ट में कमी करता है। केतु तोड़ने का काम करता है, रिश्तेदारों से रिश्तों को, सुख सुविधाओं के प्रति आपके झुकाव को, और इंसान जो प्रेम मोह माया के जाल में फंसा होता है उनको सांसारिक माया जाल से विमुख करने का काम करता है। देखिए, राहु और केतु दोनों की प्रवृत्ति तोड़ने की ही होती है। एक इसे किसी भी चीज के प्रति आपके दिमाग में भ्रम फैलाकर करता है तो दूसरा उसके प्रति आपके लगाव को खत्म करके करता है। रिजल्ट एक होता है पर तरीका अलग अलग होता है। तो दोस्तों, ये था सभी 9 ग्रहों का कारकत्व, उनका गुण, उनकी विशेषता। अब आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हो कि कौन सा ग्रह हमें किस प्रकार का फल देता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर, इन ग्रहों की मित्रता और शत्रुता की। क्योंकि जो ग्रह आपस में मित्र होते हैं वो एक दूसरे को देखते या एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, परिणाम देने में मदद करते हैं। वहीं एक दूसरे के अपोजिट ग्रह परिणाम देने में बाधा पहुंचाते हैं। तो हमारे लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि कौन से ग्रह आपस में मित्र हैं और कौन से ग्रह शत्रु। देखिए, इन 9 ग्रहों में कुछ ग्रहों की प्रवृत्ति सौम्य होती है, इसलिए उन्हें देव ग्रह कहा जाता है, और कुछ ग्रहों की प्रवृत्ति क्रूर होती है, इसलिए उन्हें दानव ग्रह कहते हैं। इन 9 ग्रहों में जो देव ग्रह होते हैं वो हैं पहला सूर्य, दूसरा चंद्र, तीसरा मंगल और चौथा गुरु। तो जो देव ग्रह होते हैं वो आपस में अति मित्र होते हैं, मतलब सूर्य की चंद्रमा से, चंद्रमा की मंगल से और मंगल की गुरु से, सूर्य की गुरु से। कहने का मतलब है कि इन चारों ग्रहों की आपस में गहरी मित्रता होती है। कुंडली में जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं या एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और परिणाम देने में मदद करते हैं। और वैसे ही जो दानव ग्रह हैं, और दानव ग्रहों में पहला है शुक्र, दूसरा शनि, तीसरा राहु और चौथा केतु। इन ग्रहों की भी आपस में गहरी मित्रता होती है, मतलब शुक्र शनि का मित्र होता है, शनि राहु का मित्र होता है, राहु केतु का मित्र होता है, और शुक्र भी केतु का मित्र होता है, और शुक्र राहु का भी मित्र होता है। कहने का मतलब है कि ये चारों ग्रह आपस में गहरे मित्र होते हैं। ये भी जब कुंडली में एक साथ बैठते हैं या एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को परिणाम देने में मदद करते हैं। देव ग्रहों की देव ग्रहों से बनती है और दानव ग्रहों की दानव ग्रहों से बनती है, लेकिन देव ग्रहों की दानव ग्रहों से बिल्कुल भी नहीं बनती। ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टी हैं। कहने का मतलब है कि जो देव ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल गुरु की शनि से नहीं बनती, सूर्य चंद्र मंगल गुरु की शुक्र से नहीं बनती, और सूर्य चंद्र मंगल गुरु की राहु और केतु से भी नहीं बनती। इसी प्रकार जो दानव ग्रह हैं, शुक्र शनि राहु केतु की सूर्य से नहीं बनती, शुक्र शनि राहु केतु की मंगल से नहीं बनती, और शुक्र शनि राहु केतु की चंद्र और गुरु से भी नहीं बनती। इन 9 ग्रहों में एक अकेला ग्रह बुध है, जिसकी सिर्फ 2 ग्रह चंद्र और मंगल के अलावा सभी ग्रहों से मित्रता है। मतलब बुध ग्रह की चंद्र और मंगल से शत्रुता है और बाकी बचे 6 ग्रहों से मित्रता है। कुंडली देखते समय ग्रहों की शत्रुता और मित्रता के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इन ग्रहों की डिग्री। ग्रहों की डिग्री से पता चलता है कि कौन सा ग्रह पावरफुल है और कौन सा ग्रह कमजोर। जो पावरफुल ग्रह होते हैं वो 100% और पूर्ण परिणाम देते हैं, वहीं जो कमजोर ग्रह होते हैं वो परिणामों में कमी कर देते हैं। इसलिए ग्रहों की डिग्री को जानकर उसके एक्चुअल स्ट्रेंथ का पता लगाना बहुत आवश्यक हो जाता है कि ग्रह रिजल्ट देने में कितना सक्षम है। इन ग्रहों की डिग्री 0 से 30 तक होती है, मतलब इनकी न्यूनतम डिग्री 0 हो सकती है और अधिकतम डिग्री 30 तक हो सकती है। इन डिग्रियों में जिन ग्रहों की डिग्री 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच होती है वह ग्रहों की बाल अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में ग्रह सिर्फ 25% रिजल्ट देते हैं, मतलब ग्रह जितना रिजल्ट दे सकते हैं इन डिग्रियों में होने के कारण अपने फुल कैपेसिटी का सिर्फ 25% ही रिजल्ट देते हैं। जिन ग्रहों की डिग्री 6 से 12 के बीच होती है उन्हें ग्रहों की किशोरावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में ग्रह अपने टोटल कैपेसिटी की 50% रिजल्ट देते हैं, और जिन ग्रहों की डिग्री 12 से 18 के बीच होती है वह ग्रहों की युवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में ग्रह 100% रिजल्ट देते हैं। जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उतनी कैपेसिटी से रिजल्ट देते हैं।
इसी प्रकार जिन ग्रहों की डिग्री 18 से 24 के बीच होती है वह ग्रहों की प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। प्रौढ़ अवस्था के ग्रह वापस 50% ही रिजल्ट दे पाते हैं और जिन ग्रहों की डिग्री 24 से 30 के बीच होती है वह ग्रहों की वृद्धावस्था कहलाती है। इस अवस्था में ग्रह 25% ही रिजल्ट देते हैं। कुंडली देखने में डिग्री का बहुत महत्व है। मान लीजिए कि आप कुंडली देख रहे हैं और किसी ग्रह के रिजल्ट का आकलन कर रहे हैं और उसकी डिग्री अच्छी नहीं है तो वह आपके उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं देगा। और वहीं अगर उसकी डिग्री 12 से 18 के बीच है। अब बात करते हैं कुंडली देखने के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर ग्रहों की दृष्टियों की। ग्रहों की दृष्टियों को जाने बिना कुंडली देखना लगभग असंभव है, क्योंकि ग्रह न सिर्फ उस भाव का फल देते हैं जहाँ बैठते हैं बल्कि उन भावों को भी प्रभावित करते हैं जहाँ देखते हैं। सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो होती ही होती है। मतलब सूर्य से लेकर केतु तक सभी 9 ग्रह जहाँ बैठते हैं उससे 7वें घर को तो देखते ही देखते हैं। और 7वां घर कौन सा होता है? तो ग्रह जहाँ बैठा है वहीं से गिनना शुरू करना है। मान लो ग्रह प्रथम भाव में बैठा है तो जहाँ बैठा है यानी कि प्रथम भाव 1 हुआ, फिर उसका अगला घर वो 2, फिर अगला 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो वह जहाँ बैठा है उससे जस्ट अपोजिट हाउस 7वां घर होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ग्रह चौथे भाव यानी यहाँ बैठा है तो इसी भाव से गिनना शुरू करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो चौथे भाव से 7वां घर उसका जस्ट अपोजिट हाउस 10वां भाव होगा। सभी ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल तो देते ही देते हैं, अपने से 7वें घर को अपनी 7वीं दृष्टि से प्रभावित करते हैं। मान लो आपके कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है और उसकी डिग्री भी 12 से 18 के बीच है, यानी वह बहुत बली भी है। तो आप अपने काम और परिवार दोनों से खुश होंगे, क्योंकि चौथा हाउस जहाँ बैठा है वहाँ से सुख को देखते हैं और 7वीं दृष्टि से 10th हाउस को देखेगा तो उससे जॉब को देखते हैं। और चंद्रमा दोनों के फल देगा, क्योंकि चंद्रमा की डिग्री भी अच्छी है इसलिए दोनों भावों के बहुत अच्छे फल देगा। इसलिए आप अपने काम और परिवार दोनों से खुश होंगे। सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो होती ही होती है, लेकिन इन 9 ग्रहों में से 5 ग्रहों की 7वीं दृष्टि के अलावा 2 दृष्टियां और होती हैं। गुरु, राहु और केतु ये 3 ग्रह हैं जिनकी 7वीं दृष्टि के अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि एक्स्ट्रा होती है। मतलब गुरु, राहु और केतु की टोटल 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 9 और 7। और ये तीनों ग्रह जहाँ भी बैठेंगे वहाँ के फल तो देंगे ही देंगे। वहाँ से अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से 3 और भावों को भी प्रभावित करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये ग्रह प्रथम भाव में बैठे हैं तो अपनी 5वीं दृष्टि से 5म भाव को, 7वीं दृष्टि से 7म भाव को और 9वीं दृष्टि से 9वें भाव को भी देखेंगे। इसी प्रकार मंगल की 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और दृष्टि होती है, चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। मतलब मंगल की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। और मंगल जहाँ भी बैठेगा उस घर से चौथे घर, 7वें घर और 8वें घर को भी प्रभावित करेगा और उनके फलों को भी प्रभावित करेगा। मान लो मंगल दूसरे भाव में बैठा है तो अपने चौथी दृष्टि से 5म भाव, 7वीं दृष्टि से 8म भाव को और 8वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेगा और प्रभावित करेगा। इसके अलावा एक और ग्रह है शनि, उनकी भी 7 के अलावा तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है। यानी शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। एग्जाम्पल के लिए शनि यदि प्रथम भाव में बैठा है तो अपनी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से क्रमशः तीसरे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव को भी देखेगा। तो दोस्तों ये थी ग्रहों की दृष्टियां। अब इसके पहले कि मैं एस्ट्रोलॉजी के दूसरे मेन पिलर राशियों के बारे में बताऊं, जल्दी से जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या जाना। तो सबसे पहले हमने जाना 9 ग्रह और उनके कारकत्व के बारे में। इनके कारकत्व को आप बहुत अच्छे से रट लीजिए। कुंडली देखने के लिए कारकत्व की जानकारी और किस भाव से क्या देखा जाता है, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जानना बहुत जरूरी होता है। फिर हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में बात। इसमें जो देव ग्रह होते हैं यानी सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु आपस में मित्र होते हैं, और जो दानव ग्रह होते हैं यानी शुक्र, शनि, राहु और केतु ये आपस में गहरे मित्र होते हैं। देव ग्रह और दानव ग्रह एक दूसरे के एंटी पार्टी हैं, इनकी एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती। और एक ग्रह जो बुध है, बुध की चंद्र और मंगल के अलावा सभी से मित्रता है। फिर हमने जाना ग्रहों की डिग्रियों के बारे में। जब ग्रहों की डिग्री 0 से 6 के बीच होती है तो 25%, जब 6 से 12 के बीच होती है तो 50% रिजल्ट देते हैं, और जब ग्रहों की डिग्री 12 से 18 के बीच होती है तो ग्रह पूर्ण बली होता है और ये 100% रिजल्ट देते हैं। इसी प्रकार 18 से 24 के बीच में वापस 50%,
और 24 से 30 के बीच डिग्री हो तो सिर्फ 25% ही रिजल्ट देते हैं। फिर जस्ट हमने जाना ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो होती ही होती है और इस 7वीं दृष्टि के अलावा गुरु, राहु और केतु की 2 और दृष्टियां होती हैं। यानी गुरु, राहु और केतु की कुल 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। इसी प्रकार मंगल की भी 2 एक्स्ट्रा दृष्टियां होती हैं, 4 और 8। यानी मंगल की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। और शनि ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप यानी राशियों की ओर। और जैसे ही राशियों को आपने जान लिया तो समझ जाइए कि आपने 60% कुंडली देखना सीख लिया। और राशियों के बाद आपने भावों को जान लिया तो समझ जाइए कि आपने 95% कुंडली देखना सीख लिया। इन राशियों में सबसे जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि राशियां एक फिक्स सीक्वेंस में होती हैं। मतलब जो क्रम मैं आपको अभी बताऊंगा वो हमेशा उसी क्रम में होती हैं, उनका क्रम कभी नहीं बदलता। और क्रम अनुसार 12 राशियों में जो प्रथम राशि है, फर्स्ट राशि है, वो है मेष राशि। और इस राशि के जो कर्ता धर्ता हैं, लॉर्ड हैं, वह है मंगल देव जी। मंगल ग्रह जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जोश, उत्साह, उमंग, गुस्सा, शौर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस राशि के मालिक हैं। और दूसरी राशि है वृषभ राशि और इसके स्वामी हैं 9 ग्रह में गुरु के बाद दूसरे सबसे सौम्य ग्रह, दानवों के गुरु शुक्र देव जी, जो ऐशो आराम की सारी चीजें, गाड़ी, बंगला को देने वाले होते हैं, वो इनके स्वामी हैं। तीसरी राशि है मिथुन राशि, इसके स्वामी हैं दिमाग, बुद्धि और इंटेलिजेंस के कारक बुध देव जी। चौथी राशि है कर्क राशि, इसके जो लॉर्ड हैं वह मन और सुख के कारक चंद्र देव जी हैं। पांचवी राशि है सिंह राशि और इसके स्वामी हैं ग्रहों के राजा यानी सूर्य देव जी। छठी राशि है कन्या राशि, इनके स्वामी भी बुद्धि, दिमाग और इंटेलिजेंस के कारक बुध देव जी हैं। बुध देव को 2 राशियां मिली हैं, पहली मिथुन और दूसरी कन्या। अगली राशि यानी 7वीं राशि है तुला राशि, इसके स्वामी भी वृषभ राशि की तरह शुक्र देव जी हैं। और 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, इसके स्वामी मंगल देव हैं। मतलब मेष और वृश्चिक यानी प्रथम राशि और 8वीं राशि दोनों के मालिक मंगल देव हैं। और 9वीं राशि है धनु राशि, इनके स्वामी ज्ञान, धन, उच्च शिक्षा और विवाह के कारक गुरुदेव हैं। और 10वीं राशि है मकर राशि और 11वीं राशि है कुंभ राशि और इन दोनों राशियों का मालिक विलंब के कारक और न्याय के देवता शनिदेव जी हैं। और 12वीं राशि है मीन राशि और इनका मालिक बृहस्पति देव जी यानी गुरुदेव जी हैं। देखिए टोटल 9 ग्रह होते हैं, इसमें क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं इसलिए इन्हें किसी भी राशि की लॉर्डशिप नहीं मिली है। और जो सूर्य देव हैं उनको सिंह राशि और चंद्र देव को कर्क राशि, इन दोनों को भी एक राशि का ही लॉर्डशिप मिला है। और फिर बाकी बचे 5 ग्रहों को 2 राशियों का लॉर्डशिप मिला है। मंगल को मेष और वृश्चिक, बुध को मिथुन और कन्या, शुक्र को वृषभ और तुला, गुरु को धनु और मीन और शनि को मकर और कुंभ। इन राशियों में एक और बहुत जरूरी चीज जो आपको हमेशा याद रखनी वो है इन राशियों का क्रम नंबर। क्रम नंबर मतलब जैसे कि मेष का क्रम नंबर क्या है 1, मिथुन का 3, तुला का 7 और मीन का 12। इन राशियों का क्रम नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन राशियों को कुंडली अध्ययन में नाम से नहीं बल्कि इस नंबर से ही जानते हैं। और कुंडली का जो चार्ट होता है उसमें तो इनका नंबर ही लिखा जाता है, नाम नहीं। जब आप कोई कुंडली देखते हैं, लग्न चार्ट देखते हैं, मेन चार्ट देखते हैं, तो उसमें जो नंबर लिखा रहता है 3, 4, 5, 6 तो किसी में 1, 2, 3 वो दरअसल राशियां ही होती हैं और वहाँ राशियों के नाम के बजाय नंबर ही लिखा जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इन राशियों को एक क्रम से ही, इन राशियों को इनके नेचर के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला चर राशि या मूवेबल साइन, दूसरा स्थिर राशि या इमूवेबल साइन और तीसरा द्विस्वभाव राशि या डुअल साइन। इनमें चर राशि कौन कौन से हैं? इन राशियों में पहला, चौथा, 7वां और 10वां राशि यानी मेष, कर्क, तुला और मकर चर राशियां हैं। इन राशियों का कैरेक्टर अस्थिर होता है, मूवेबल होता है, यानी ये राशि बदलाव के लिए जानी जाती है। इसको इस तरह समझिए कि ये राशियां अगर आपके कुंडली में धन भाव में आ जाए यानी दूसरे भाव में आ जाए तो धन में उतार चढ़ाव को देखते हैं, और यदि यह आपके 11वें भाव में यानी आय भाव में आ जाए तो इनकम में अस्थिरता को दिखाता है। और यही राशि अगर आपके लग्न में या यही राशि आपकी चंद्र राशि हो जाए तो आपका मन कभी एक जगह टिकता नहीं। आप नए विचारों को पसंद करने
करने वाले और बदलावों को पसंद करने वाले होते हैं, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। और इनमें जो 2, 5, 8, 11 यानी वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि हैं वो स्थिरता को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये स्थिर राशि हैं। ये मान लीजिए आपके आय भाव में आ जाए तो रेगुलर इनकम को दिखाता है, और अगर आपकी चंद्र राशि हो जाए या लग्न हो जाए तो आप परंपरागत, रूढ़िवादी, सिद्धांतवादी और अनुशासन पसंद होते हैं, जो नियमों के बदलाव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और इनमें जो 3, 6, 9 और 12 राशि यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये द्विस्वभाव राशि हैं। ये चर और अचर का मिक्सचर है। इनके स्वभाव को पहचानना मुश्किल होता है। कभी सिद्धांतवादी और परंपरावादी हो जाते हैं तो कभी नए विचारों को मानने वाले और मॉडर्न बन जाते हैं। ये 12 राशियां ही 12 भावों में बैठकर कुंडली का निर्माण करती है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि कैसे ये 12 राशि 12 भावों में बैठती हैं और कैसे अलग अलग लग्नों जैसे मेष लग्न, मीन लग्न आदि का निर्माण करती हैं, या आपका लग्न चाहे जो भी है वही आपका लग्न कैसे बना ये जान लेते हैं। अलग अलग लग्न की कुंडली प्रथम भाव में अलग अलग राशियों के आने से बनती है। जैसे प्रथम भाव में मेष राशि आएगी तो आपका लग्न मेष होगा और आपकी कुंडली मेष लग्न की होगी। इसी प्रकार यदि प्रथम भाव में सिंह राशि आएगी तो आपका सिंह लग्न होगा, और अगर आपके प्रथम भाव में मीन राशि आएगी तो आपका मीन लग्न होगा। तो इसी को जान लेते हैं कि राशियां 12 भावों में बैठती कैसे हैं। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये भाव क्या होते हैं, किस भाव का क्या फल होता है और इन भावों का इम्पोर्टेंस क्या है। जब आप अपनी कुंडली देखते हो या किसी की भी कुंडली देखते हो तो जो चौकोर खाने बने होते हैं इसे ही भाव, हाउस या घर कहते हैं। इनकी संख्या भी राशियों की तरह ही 12 होती है। इन्हीं 12 भावों में 12 राशि आकर बैठती है और कुंडली का निर्माण होता है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला हाउस है या भाव है, या जैसे घड़ी में जिस जगह 12 बजता है ठीक उसी जगह को प्रथम भाव या फर्स्ट हाउस कहते हैं। फिर प्रथम भाव से घड़ी जिस दिशा में चलती है ठीक उसके उल्टी दिशा में चलेंगे तो क्रमशः दूसरा भाव, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, फिर नवम भाव, फिर 10वां भाव, फिर 11वां भाव, फिर 12वां भाव आता है। इन भावों में प्रथम भाव जिसे लग्न भाव भी कहते हैं, और पंचम भाव जिसे संतान भाव भी कहते हैं, और नवम भाव जिसे भाग्य भाव भी कहा जाता है, इन्हें कुंडली का त्रिकोण भाव कहा जाता है। यानी प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव यानी 1, 5 और 9 भाव त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव या 1, 5, 9 भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। इन भावों का जो भी ग्रह स्वामी होता है या जो भी ग्रह मालिक होता है वो हमेशा शुभ फल देते हैं, और इन भावों के स्वामी की दशा और अंतर्दशा को भी हमेशा अच्छा माना जाता है। इसलिए इसे कुंडली का सर्वाधिक शुभ भाव माना जाता है, और इस भावों के स्वामी ग्रहों को कारक ग्रह भी माना जाता है। और इन भावों में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव यानी 1, 4, 7 और 10 भाव कुंडली का केंद्र भाव कहलाता है। ये चारों भाव भी कुंडली के बहुत अच्छे भाव माने जाते हैं। लेकिन त्रिकोण भावों के बाद इन भावों के स्वामी भी हमेशा अच्छे फल देने की चेष्टा करते हैं, इसलिए इन्हें भी शुभ भावों की कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद छठा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव यानी कि 6, 8 और 12वां भाव कुंडली का सबसे बुरा भाव माना जाता है। इसे त्रिक भाव भी कहते हैं। त्रिक भाव के स्वामी और त्रिक भाव में बैठा ग्रह अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इन भावों को अशुभ भाव माना जाता है। इसके अलावा जो पराक्रम भाव यानी जो तीसरा भाव है उसे भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह भाव एक्स्ट्रा एफर्ट कराता है, चीजों को मिलने में ज्यादा मेहनत कराता है, इसलिए इसे भी थोड़ा बुरा माना जाता है। 1, 5, 9 भाव यानी त्रिकोण भाव सबसे शुभ भाव, 1, 4, 7, 10 यानी कि केंद्र भाव शुभ भाव, और 6, 8, 12 भाव यानी त्रिक भाव सबसे बुरा भाव माना जाता है। जो भी चीज आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हो वो इन भावों से ही देखते हैं। हर भाव का अलग अलग फल होता है, और आप अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हो जैसे विवाह, शिक्षा, धन, उस क्षेत्र से ही संबंधित भाव को देखते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किस भाव से क्या क्या देखा जाता है और किस भाव का क्या फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम भाव से यानी लग्न भाव से। प्रथम भाव किसी भी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। इस भाव में जो राशि आती है वही उस कुंडली का लग्न होता है, और उस राशि का स्वामी लग्नेश, और लग्नेश पूरी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल ग्रह होता है। प्रथम भाव किसी भी व्यक्ति के शरीर का भाव है। उस व्यक्ति के शरीर की बनावट कैसी होगी, उसका रंग रूप, उसका स्वभाव और उसका व्यवहार कैसा होगा ये देखा जाता है।
वह सीधा होगा या गर्म मिजाज का होगा, मिलनसार होगा या अकेलापन पसंद करेगा, ये सब प्रथम भाव से ही देखा जाता है। आपकी बॉडी से रिलेटेड चीजों को इसी भाव से देखते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव को धन भाव या कुटुंब भाव भी कहते हैं। यह भाव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनेंस की दृष्टि से, क्योंकि यह भाव आपके धन का है, जमा पूंजी का है। आप जीवन में कितना धन अर्जित करेंगे, कितनी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी होगी, आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, वो सब यहीं से देखते हैं। फिर यह भाव आपके वाणी का भी है कि आप बोलने में कैसे हो, आपकी वाणी मधुर होगी या कठोर, ये देखा जाता है। इसके अलावा यह भाव आपके परिवार का भी है, इसीलिए इसे कुटुंब भाव भी कहते हैं। आपका परिवार बड़ा होगा, छोटा होगा, खुश होगा, दुखी होगा, ये सब इसी भाव से देखा जाता है। अब चलिए आ जाते हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव जो है वह है आपके पराक्रम का। इस भाव से यह देखा जाता है कि आप में संघर्ष करने की क्षमता कितनी है। साथ ही साथ इस भाव से छोटे भाई बहन को भी देखा जाता है कि वो होंगे कितने, इसके अलावा उनसे संबंध कैसा होगा। फिर आ जाते हैं चौथे भाव में। यह भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है, क्योंकि यह केंद्र का एक भाव है। यह भाव माता, भूमि, भवन, वाहन और सुख शांति का है। इस घर से आपकी माता का स्वास्थ्य और उनका व्यवहार कैसा होगा, उनके साथ आपका संबंध कैसा होगा, ये देखा जाता है। इसके अलावा इस हाउस से यह देखा जाता है कि आपका घर कैसा होगा, आपके पास गाड़ियाँ कितनी होगी, और इन सबसे ऊपर इस हाउस से यह देखा जाता है कि सारी ऐशो आराम की चीजों को पाकर सुखी कितने रहोगे और इन सब चीजों को पाकर संतुष्ट कितने रहोगे। अब आ जाते हैं फिफ्थ हाउस में। पांचवा भाव कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यह त्रिकोण का भाव है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1, 5, 9 भाव त्रिकोण भाव होता है और यह कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। पांचवें भाव से आपके एजुकेशन, संतान और प्रेम संबंधों को देखते हैं। आप अपने जीवन में कितनी शिक्षा प्राप्त करोगे और उस शिक्षा को प्राप्त करने में कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी, आपकी संतान कितनी होगी, संतानों का स्वभाव कैसा होगा, वो अपने जीवन में कितनी तरक्की करेंगे, इन सब बातों को पांचवें भाव से देखा जाता है। साथ ही साथ इस भाव से लव अफेयर्स को भी देखा जाता है। छठा भाव, छठा भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता। छठे भाव से रोग, रिपु, ऋण और दुर्घटना को देखते हैं। इसके स्वामी ग्रह और इसमें बैठे ग्रह अच्छा फल नहीं देते, इसलिए इन भावों को बुरा भाव माना जाता है। इस भाव से यह देखा जाता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, स्वस्थ होंगे या रोग से घिरे होंगे, आपका सामाजिक जीवन कैसा होगा, शांति से जीवन व्यतीत करेंगे या शत्रुओं से घिरे रहेंगे, और साथ ही साथ आपके साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं को भी इसी भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव, सप्तम भाव केंद्र का भाव है, इसलिए शुभ भाव में से एक है। सप्तम भाव सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस भाव से आपके लाइफ पार्टनर को देखते हैं, आपके पत्नी को देखते हैं। इस भाव से आपकी विवाह, आपके पत्नी का स्वभाव और ससुराल सुख को देखा जाता है। आपकी शादी जल्दी होगी या देर से, आपका मैरिज लाइफ सुखी होगा या तनावपूर्ण, इन सभी बातों को इस भाव से देखा जाता है। इसके साथ साथ यह भाव आपके बिजनेस पार्टनर और पॉपुलरिटी का भी है। आप अपने सहयोगियों के बीच में कितने पसंद किए जाते हैं, वो इसी भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव, अष्टम भाव त्रिक भाव है, इसलिए इसे अशुभ भाव माना जाता है। इस भाव को मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। यही यह भाव है जहाँ से यह पता चलता है कि आप कितनी लाइफ जिएंगे, आपकी मृत्यु कब होगी। यह भाव रिसर्च और डीप स्टडी का भी है। आप किसी भी क्षेत्र में कितनी गहराई तक अध्ययन कर सकते हैं, इस बात का पता इसी भाव से चलता है। नवम भाव, नवम भाव त्रिकोण का भाव है, इसलिए अति शुभ भावों में से एक है। नवम भाव भाग्य का भाव है। इस भाव से भाग्य, उच्च शिक्षा, पिता, धर्म और विदेश यात्रा को देखते हैं। इस भाव से यह पता चलता है कि आप कितने भाग्यशाली हैं और आपका भाग्य आपके जीवन में कितना सहायता करेगा। यह भाव धर्म का भी है। आप कितने धार्मिक होंगे, धर्म के प्रति झुकाव, आप नास्तिक होंगे या आस्तिक, दान पुण्य कितना करेंगे, यह सब इसी भाव से देखा जाता है। अब आ जाते हैं दसम भाव में। दसम भाव कर्म भाव है। इस भाव से जॉब, बिजनेस, प्रतिष्ठा और मान सम्मान देखते हैं। जीवन यापन के लिए नौकरी करेंगे या बिजनेस, ये इस भाव से देखा जाता है। जो भी काम करेंगे उसमें आप सफल कितने होंगे और कितना मान सम्मान प्राप्त होगा, इस बात को भी इसी भाव से देखा जाता है। 11वां भाव, दुनिया में सभी व्यक्ति को इसी भाव में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि यह इनकम का भाव है, आय का भाव है, इसीलिए इसे लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। आप नौकरी करें या बिजनेस, आपकी आय या इनकम कैसी रहेगी, इसी भाव से देखते हैं। यह भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो कितनी पूरी होंगी, वो इसी भाव से देखा जाता है। 12वां भाव, 12वां भाव त्रिक भाव है। अब आप तो जानते ही हैं कि त्रिक भाव अशुभ भाव माना जाता है। 12वें भाव से आपके खर्चे, और खर्चे का मतलब फिजूल खर्चे,
फॉरेन सेटलमेंट, जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी और मुकदमे में खर्चे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को देखा जाता है। तो दोस्तों ये था कुंडली का 12 भाव और इन 12 भावों का फल कि किस भाव से क्या देखते हैं। इन 12 भावों में 12 राशियां आकर बैठते हैं और जो राशि जिस भाव में पड़ता है वो उस भाव का स्वामी बन जाता है और उस राशि के स्वामी ग्रह ही उन भावों के फलों को देते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ये राशियां इन भावों में कैसे बैठती हैं। तो दोस्तों जैसे सूर्य एक जगह स्थित होता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है। पृथ्वी के अपनी धुरी में घूमने के कारण ही सूर्य पूर्व दिशा से उदित होती है और पश्चिम दिशा में डूबती है। ठीक वैसे ही 12 राशियां एक क्रम में सर्कल शेप में आकाश मंडल में स्थित होता है और पृथ्वी के अपनी धुरी में घूमने के कारण एक क्रम से एक एक करके सूर्य की तरह ही पूर्व दिशा से उदित होती है। प्रत्येक राशि का 2 घंटे का उदय काल माना जाता है। इस तरह 12 राशियां 24 घंटे में एक एक करके उदित होती रहती हैं। जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय जो राशि उदित हो रही होती है वही राशि उस बच्चे का लग्न होता है और उस राशि को प्रथम भाव में लिखते हैं। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि राशियों का एक फिक्स सीक्वेंस होता है, तो जिस राशि का लग्न बनता है उसके आगे की राशि क्रम से आगे के भावों में बैठ जाती हैं। इस तरह आपके लग्न कुंडली का निर्माण होता है। मान लीजिए कि बच्चे के जन्म के समय सिंह राशि का उदय हो रहा है तो प्रथम भाव में सिंह राशि और सिंह राशि का राशियों में 5वां क्रम होता है तो प्रथम भाव में 5 आएगा और फिर आगे के भाव में सिंह से आगे की राशि यानी 6 नंबर यानी कन्या राशि दूसरे भाव में, 7 नंबर यानी तुला राशि तीसरे भाव में और इस तरह आगे की राशियां आगे के भाव में क्रमशः बैठती जाती हैं। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि बच्चे के जन्म के समय धनु राशि उदित हो रही है तो इस कुंडली का लग्न बनेगा धनु राशि यानी 9 नंबर और बाकी की राशियां क्रम से आगे के भाव में बैठ जाएंगी। दूसरे भाव में 10, तीसरे भाव में 11, चौथे भाव में 12, 5वें भाव में 1, छठे भाव में 2, 7वें भाव में 3, 8वें भाव में 4, 9वें भाव में 5, 10वें भाव में 6, 11वें भाव में 7 और 12वें भाव में 8 मतलब वृश्चिक राशि बैठ जाएगी। या फिर आप अपनी कुंडली उठाकर देखिए कि आपके प्रथम भाव में कौन सा अंक लिखा है। जो अंक लिखा है उस नंबर की राशि यानी मान लो 7 लिखा है तो तुला राशि, तो तुला राशि का आपके जन्म के समय पूर्व दिशा से उदय हो रहा था, इसीलिए वह आपका लग्न हुआ। लग्न भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि लग्न भाव से ये तय होता है कि आपके आय भाव, धन भाव, सप्तम भाव या किसी भाव के फलों के देने की जिम्मेदारी किस राशि और किस ग्रह में आई। आपके लग्न में 1 है मतलब मेष राशि है तो आपका कैरेक्टर, बिहेवियर, कद काठी में मंगल का प्रभाव होगा और जो कारकत्व मैंने मंगल का बताया वो सब दिखाई देगा। अगर आपके लग्न में 2 है मतलब वृषभ राशि हुआ तो आपके कैरेक्टर और बिहेवियर में शुक्र का प्रभाव होगा। इसी तरह लग्न में जो राशि आती है उसी से डिसाइड होता है कि दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव या पंचम भाव, दसम भाव या किसी भी भाव में राशि कौन सी आएगी और उसका स्वामी कौन होगा। उस भाव के स्वामी में ही उस भाव के फलों को देने की जिम्मेदारी होती है, यानी कि उस भाव के फल को हम उसके स्वामी से ही देखते हैं। अगर उसका स्वामी डिग्री में कमजोर है, बुरे भावों में बैठा है और शत्रु ग्रह उसे देख रहे हैं तो उस भाव के फलों में कमी आ जाती है या उस भाव के वह ग्रह बुरा फल देता है जिन भावों का वह स्वामी होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपका लग्न मेष है यानी आपके प्रथम भाव में 1 लिखा है तो आपके दूसरे भाव में 2 यानी वृषभ राशि आएगी और वृषभ राशि का स्वामी हुआ शुक्र तो शुक्र ही इन भावों से संबंधित फलों को देने का जिम्मेदार होगा। शुक्र अगर कमजोर हुआ, शत्रु ग्रहों से दृष्ट हुआ और बुरे भाव में बैठा तो इन भावों के फलों में कमी आती है। और अगर शुक्र की डिग्री अच्छी है, मित्र ग्रह देख रहे हैं और वह अच्छे भावों में बैठा है तो वह ग्रह बली हो जाएगा और वह अपना पूर्ण फल देगा। इसी तरह मान लीजिए आपका लग्न कर्क राशि है यानी कि आपके प्रथम भाव में 4 लिखा है तो दूसरे भाव में 5 आएगा यानी सिंह राशि आएगी और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं तो सूर्य ही दूसरे भावों के फलों को देने के जिम्मेदार होंगे। अगर सूर्य बली हुआ तो उस भाव का पूरा फल देंगे और अगर सूर्य कमजोर हुआ तो उस भाव के फलों में कमी कर देंगे। देखो दोस्तों, 12 भावों के फल अलग अलग होते हैं। उन भावों में अलग अलग राशि बैठती हैं और इन भावों के फलों को देने की जिम्मेदारी उस राशि के स्वामी की ही होती है जो उस भाव में बैठा है। स्वामी बली तो फल ज्यादा और कमजोर तो फलों में कमी करेगा।
लेकिन यहाँ एक बात बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिए या इसे नोट कर लीजिए कि ग्रह के बली होने का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ग्रह अच्छा फल ही देगा। बली ग्रह बहुत बुरा और बहुत अच्छा दोनों फल दे सकता है, और इसी तरह कमजोर ग्रह होने का मतलब ये नहीं है कि वह बुरा फल ही देगा, वह बहुत अच्छा और बहुत बुरा दोनों फल दे सकता है। कमजोर ग्रह फलों में कमी करता है, और अगर कमजोर ग्रह गलत भावों में बैठा है या बुरे भाव का स्वामी है तो फलों में कमी करेगा, जो आपके लिए फायदेमंद ही है। फल अच्छा मिलेगा या बुरा ये और भी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन फल ज्यादा मिलेगा या कम ये ग्रह के बल पर निर्भर करता है। और ग्रह बली है या निर्बल ये कैसे जानते हैं? ग्रहों के बल को जानने का सबसे अच्छा माध्यम ग्रहों की डिग्री है, जो कि कैसे देखते हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ। और दूसरा तरीका है ग्रहों का षटबल। ग्रहों की डिग्री के अलावा 6 और बल होते हैं जिसे षटबल कहते हैं। इन षटबलों के आधार पर ग्रहों के पावर को देखा जाता है कि ग्रह कितना बली है। उन 6 बलों में पहला बल है नैसर्गिक बल, दूसरा काल बल, तीसरा स्थान बल, चौथा दिशा बल, पांचवा दृष्टि बल और छठा चेष्टा बल। ग्रहों के बल का आकलन ग्रहों की डिग्री और इन 6 बलों के माध्यम से किया जाता है। और फल अच्छा मिलेगा या खराब इसका आकलन हम भाव से करते हैं। और इसको देखते कैसे हैं? तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र का यह महत्वपूर्ण सूत्र पूरी तरह से आपको क्लियर कर देगा फल अच्छा मिलेगा या बुरा उसको देखते कैसे हैं। यो भाव स्वस्वामी शुभैर युक्तो दृष्टो वा तस्य वृद्धि पापैर हानिमि मिश्रैर मिश्रम। यानी जो भाव अपने स्वामी से या शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त हो उस भाव से संबंधित अच्छे फल मिलते हैं, और अशुभ ग्रह से युक्त और दृष्ट हो तो उस भाव से बुरे फल मिलते हैं। मिश्रित कुछ अच्छे कुछ बुरे ग्रह से युक्त और दृष्ट हो तो मिश्रित फल मिलते हैं, मतलब मिला जुला फल मिलता है। इसके अलावा कुंडली के कारक और मारक ग्रह भावों के फलों को प्रभावित करते हैं। कारक ग्रह जिन जिन भावों को देखते हैं उन भावों के अच्छे फल प्राप्त होते हैं, और मारक ग्रह से बुरे फल। हर लग्न के लिए अलग अलग कारक और मारक ग्रह होते हैं। कुंडली देखने के लिए कारक और मारक ग्रह की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। कारक और मारक ग्रहों की जानकारी होना इसलिए आवश्यक होता है कि जनरली हम अशुभ ग्रहों को, बुरे भावों के स्वामी को, 6, 8, 12 भावों के स्वामी को बुरा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। 6, 8, 12 भावों के मालिक ग्रह भी कारक ग्रह होते हैं, अच्छे फल देने वाले होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं किसी भी लग्न के लिए कारक और मारक ग्रह कौन कौन होते हैं। कारक और मारक ग्रह निकालने का तरीका एक होता है। एक बार आप तरीका सीख गए तो सभी 12 लग्नों के लिए कारक और मारक ग्रह बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम किसी भी एक लग्न की कुंडली ले लेते हैं, फिर उसी से समझते हैं कि कारक और मारक ग्रहों को कैसे देखते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक मिथुन लग्न की कुंडली ले लेते हैं। ये मिथुन लग्न की कुंडली है क्योंकि इसके प्रथम भाव में 3 लिखा है। 3 मतलब मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध देव। तो इसके लग्नेश भी बुध देव हुए। मैंने आपको पहले बताया है कि 1, 5, 9 भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं, और त्रिकोण भाव किसी भी कुंडली के सबसे शुभ भाव होते हैं। और प्रथम भाव ना सिर्फ यह त्रिकोण का भाव है बल्कि यह लग्नेश भी है, और लग्नेश किसी भी कुंडली का सबसे पावरफुल ग्रह होता है, और लग्नेश कभी भी अपना बुरा नहीं करता। इसलिए किसी भी लग्न की कुंडली का लग्नेश हमेशा कारक ग्रह होता है। इसलिए कारक ग्रह की लिस्ट में हम बुध को रख लेते हैं, यानी हमारा प्रथम कारक ग्रह है बुध। अब आ जाते हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में राशि आई 4 मतलब कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रदेव। और ग्रहों की शत्रुता और मित्रता के बारे में हम जानते हैं कि बुध चंद्र का मित्र नहीं होता। दूसरा भाव भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, और दूसरा भाव का स्वामी भी लग्नेश का मित्र नहीं है। इसलिए चंद्रदेव इस कुंडली के लिए मारक ग्रह होंगे। तीसरा भाव पराक्रम का है। इसमें राशि आई 5 यानी सिंह राशि, इसलिए इसके स्वामी बने सूर्यदेव। वैसे तो ये भाव भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि सूर्य और बुध दोनों देव ग्रह हैं और एक दूसरे के परम मित्र हैं, इसलिए सूर्य देव भी कारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। अब आ जाते हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में आई 6 नंबर यानी कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी हुए बुध देव। और बुध देव स्वयं लग्नेश हैं। लग्नेश कभी मारक नहीं होता, इसलिए बुध देव कारक ही रहेंगे।
अब बात करते हैं पंचम भाव की। यहाँ 7 नंबर है, यानी कि तुला राशि। तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव को एक राशि और मिली है, 12th हाउस। इसमें वृषभ राशि पड़ता है। इसके स्वामी भी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव को एक राशि त्रिकोण की मिली है और एक राशि त्रिक भाव की, जो कि बुरा भाव माना जाता है। तो शुक्रदेव को एक बुरा भाव मिला और एक भाव बहुत अच्छा, तो ये सम हो गए, न मित्र न शत्रु। लेकिन शुक्रदेव लग्नेश बुध के मित्र हैं, इसलिए शुक्रदेव भी योग कारक की लिस्ट में ही आएंगे। इसके बाद आ जाते हैं छठे भाव में। छठे भाव में 8 है, मतलब वृश्चिक राशि आई और इसके स्वामी बने मंगल देव। छठा भाव बुरा माना जाता है क्योंकि यह त्रिक भाव है और मंगल देव को एक और राशि मिला, 11वां भाव, जो कि उतना अच्छा भाव भी नहीं माना जाता। और इसके साथ साथ मंगल देव हैं, वो लग्नेश के मित्र भी नहीं है, इसलिए 2 भाव बुरा और मंगल देव लग्नेश के मित्र भी नहीं है, इसलिए मंगल देव होंगे मारक ग्रह। अगले भाव में चलते हैं। सप्तम भाव में 9 नंबर, मतलब धनु राशि आई। इसके मालिक गुरु हैं। गुरुदेव को एक राशि और मिली है, 10वें भाव में 12 नंबर, यानी मीन राशि। दोनों भाव शुभ भाव हैं, लेकिन एक ही ग्रह को केंद्र के 2 भाव मिलने के कारण यहाँ पर केंद्राधिपति दोष लग जाता है और केंद्राधिपति दोष लगने के कारण गुरु भी मारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। अब चलते हैं अगले भाव यानी 8वें भाव। यहाँ राशि आई 10 नंबर, यानी मकर राशि। इसके स्वामी बने शनि देव। ये भाव बहुत बुरा भाव है क्योंकि ये त्रिक भाव है, लेकिन शनि देव को एक राशि और मिली है, वह है 9वां भाव और यहाँ राशि आई 11 नंबर, यानी कुंभ राशि। 9वां भाव त्रिकोण भाव है, जो कि सर्वाधिक शुभ भावों में एक है। शनि जी को एक भाव बहुत बुरा मिला और एक भाव बहुत अच्छा मिला, इसलिए ये सम हुए। लेकिन क्योंकि शनिदेव लग्नेश के बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए शनिदेव इस कुंडली में कारक ग्रह होंगे। इस तरह मिथुन लग्न की कुंडली में बुध, सूर्य, शुक्र, शनि कारक ग्रह हुए और मंगल, चंद्र और गुरु मारक ग्रह हुए। देखिए यहाँ पर कारक और मारक निकालने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। गुरु सबसे शुभ ग्रह होते हुए भी मारक ग्रह है और शनि ग्रह पाप ग्रह और अष्टम के स्वामी होने के बावजूद कारक है। किसी भी कुंडली का कारक और मारक ग्रह निकालने के बाद यह जानना जरूरी हो जाता है कि कारक ग्रह अपना शुभ फल देंगे कब, जिससे कि हम उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो देखिए, इसमें ग्रहों की दशाएं और महादशाएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। सभी ग्रहों की 5 प्रकार की दशाएं होती हैं। ये दशाएं जब भी आती हैं तो ग्रह जिन भावों के स्वामी होते हैं और जिन भावों में बैठते हैं उन भावों को एक्टिवेट कर देते हैं और उन भावों से संबंधित फलों में वृद्धि होती है। ग्रहों की 5 प्रकार की दशाएं होती हैं। उनमें पहला है महादशा। महादशा लंबे समय तक चलती है। इनका पीरियड 5 वर्ष से 20 वर्ष तक का होता है। फिर दूसरा है अंतरदशा। अंतरदशा का पीरियड महादशा से बहुत कम होती है। सामान्यतः अंतरदशा 1 या 2 वर्ष का होता है। तीसरा है प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा का पीरियड और बहुत कम होता है। इनका पीरियड सिर्फ 1-2 माह का होता है। फिर चौथा है सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म दशा का पीरियड 1-2 हफ्ते के लिए होता है। फिर 5वां है प्राण दशा। इनका पीरियड 1-2 दिन के लिए होता है। इन दशाओं में महादशा सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं तो हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारे लाइफ में चेंजेस भी दिखाई देता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन से ग्रह की कितने समय की महादशा होती है। स्टार्ट करते हैं सूर्य से। सूर्य की 6 वर्ष के लिए, चंद्र 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, बुध 17 वर्ष, गुरु 16 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष, शनि 19 वर्ष, राहु 18 वर्ष और केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। देखिए दोस्तों, जब आप किसी कुंडली का डीप स्टडी करना चाहते हो, होने वाली घटनाओं के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो राशियों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करके किया जा सकता है। जितना आप राशियों का इस्तेमाल करोगे उतना ही रिजल्ट परफेक्ट आएगा, क्योंकि जो आप चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, शुक्र कुंडली और सभी वर्ग कुंडली जैसे नवमांश कुंडली, द्वादशांश कुंडलियां आदि का इस्तेमाल करके परिणाम में गहराई तक पहुँच सकते हो। और ये सभी कुंडलियाँ राशि आधारित होती है। और फिर इससे भी ज्यादा, मतलब घटना कब होगी उसका दिन और समय तक जानना हो तो उसमें आपको नक्षत्रों को शामिल करना होता है। किसी भी कुंडली का सूक्ष्म स्तर पर या माइक्रो लेवल पर स्टडी नक्षत्रों की सहायता से ही करते हैं। जब आपको सामान्य स्टडी करना है तो आप भाव और ग्रहों से कर सकते हैं। फिर आप और डिटेल में जाना चाहते हो, भाव, ग्रह और राशि, इन तीनों को इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब आप माइक्रो लेवल पर, मतलब एकदम डीप और सूक्ष्म स्तर पर एक एक डिटेल जानना चाहते हो तो आपको भाव,
ग्रह, राशि और नक्षत्र, इन चारों का इस्तेमाल करके कर सकते हो। एक भाव में एक राशि होती है, लेकिन एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। फिर नक्षत्रों का भी उप नक्षत्र होता है। इन नक्षत्रों के माध्यम से आप जितना डीप स्टडी करना चाहते हो कर सकते हो। अगली वीडियो में हम राशियों और नक्षत्रों के माध्यम से कैसे कुंडली का डीप स्टडी किया जाता है वो सीखेंगे। राशियों के माध्यम से डीप स्टडी करने के लिए राशियों के बारे में जानना जरूरी होता है। अगर आप राशियों के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो 12 राशियों पर मैंने वीडियो डाल दिया है, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं, जिससे आपको 12 राशियों के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी, जिससे आपको कुंडली का डीप स्टडी करने में सहायता मिलेगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए तो उसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।